गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी होती है जो फ्लाइट में है, हवा में है, एटमॉस्फेयर में है और जिसको हमने कोई उसके भी फ्यूल नहीं डाला है हवा में उड़ने के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? A projectile is a body which is in flight, which is in the flight in the atmosphere and which is not being propelled by any fuel, जिसको हमने कोई फ्यूल नहीं डाला। जैसे अगर हम बात करें कहीं इसकी एरोप्लेन की या हेलीकॉप्टर की, इट कैन नॉट बी सेट टू बी अ प्रोजेक्टाइल। वो प्रोजेक्टाइल हम उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके बीच हमने फ्यूल है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? एग्जाम्पल इसका बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। आपने तीर कमान देखे होंगे, छोटे बच्चे तीर कमान के साथ खेलते हैं, तो एक तीर जो कमान से निकला है दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? एक गोली जो बंदूक से निकली है दैट्स एन एग्जांपल। तो अ बुलेट दैट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद तीसरा नंबर होता है भाला। आपने देखा होगा ये जो एथलीट हमारे उसके साथ आप अपने कर्तव्य दिखाते हैं। एक भाला जैवलिन विच इज़ थ्रोन बाय एन एथलीट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसलिए प्रोजेक्टाइल बिल्कुल सिंपली एक ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको हवा में किसी जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ उछाला जाता है और वो हवा में जो फ्लाई करती है, उड़ती है, बट इट इज़ नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल। उसमें फ्यूल कोई भी नहीं है। तो जो उसका रास्ता है, सपोज कर लो हम किसी एक जो बिल्डिंग के ऊपर थे, यहाँ से हमने एक बाल या एक पत्थर जो है तो ऐसे हवा में उछाला तो वो ऐसे नीचे जाएगा। तो ये जो रास्ता है जिस पे एक प्रोजेक्टाइल जाता है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या हो गया? ट्रैजेक्टरी एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पाथ है। इट्स ए पाथ ऑन विच अ प्रोजेक्टाइल मूव्स। और एक प्रोजेक्टाइल के द्वारा तय किया गया रास्ता जो है तो वो ट्रैजेक्टरी कहलाता है। अब हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ें मान करके चलते हैं। वी आर हैविंग सम अजम्पशंस। एजम्पशन हम क्या मान करके चल रहे हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा होगा। नंबर वन, इसमें हम ये बात मान करके चलते हैं देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। हवा का कोई भी रेजिस्टेंस हमारे प्रोजेक्टाइल पर नहीं है। बेशक हम यहाँ से ऐसे उड़ा रहे हैं इसको, बेशक यहाँ से ऐसे छोड़ रहे हैं किसी एक एंगल पर, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द प्रोजेक्टाइल, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। जो हवा की फ्रिक्शन उस प्रोजेक्टाइल पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं दिखा रही है। नंबर वन अजम्पशन है। नंबर टू, हम ये मान करके चलते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ऑन द प्रोजेक्टाइल। मतलब हम जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो ऐसे गोल है। अब गोल है तो ये जहाँ से ऐसे हुई ना, ये इसका आ गया कर्वेचर। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि इस कर्वेचर के कारण हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इतनी कम जगह पे है, इतनी छोटी जगह पे है कि हम इस अर्थ को बिल्कुल फ्लैट मान करके चल रहे हैं। अब जैसे आपने, अगर मैं कहूँ आपसे कि पृथ्वी गोल है, तो हम तो छोटे बच्चे जो कहते हैं सर गोल तो नहीं, हमें तो नहीं दिखी है, हमें तो बिल्कुल प्लेन दिखती है। तो वो इसलिए है कि हमारा जो रास्ता जो है, हमने जो स्पेस देखा है, जो हमने जगह देखी है वो प्लेन है, वो उसका बड़ा एक छोटा सा पार्ट है। तो सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन वी अज्यूम दैट द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज निग्लिजिबल इफेक्ट इसके कर्वेचर के कारण पड़ रहा है। नंबर थ्री, अब एक बात और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है तो ये मूव करती है, अपने एक्सिस पे ये रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हम ये मान करके चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज निग्लिजिबल, कि हमारी पृथ्वी के घूमने के कारण, अपने एक्सिस पे घूमने के कारण उसका इफेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो निग्लिजिबल है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अगर हमारी ज़मीन ऐसे घूम रही है तो हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे छोड़ें तो वो काफ़ी तेज़ी से जाएगा, और अगर हम उल्टी डायरेक्शन में उसको छोड़ते हैं तो वो आस्ता आस्ता जाएगा क्योंकि अर्थ ऑलरेडी उधर घूम रही होती है। बट हम ये मान करके चलते हैं कि द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज निग्लिजिबल ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन।
उसके बाद चौथी चीज़ हम ये मान करके चलते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह से जगह पर जो है तो वो चेंज होती जाती है। जैसे ही हम जो एल्टीट्यूड जो हम ऊपर जाते हैं, ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। बट इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन वी अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स द सेम ऑन द ट्रेजेक्टरी। ये जो पाथ हमारा यहाँ से यहाँ तक रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। ये चार हमने अजम्पशन है जो आपने दिमाग में रखनी है जब हम इसको प्रोजेक्टाइल को जब हम डिस्कस करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब इसके कंसर्निंग में कुछ भी आप निकालने लगे क्वेश्चन कोई, तो ये चार चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात हमारे पास आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स, अपने पास कितने तरह के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर मोटे मोटे हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नंबर वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नंबर वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है कि जब एक बॉडी को आप किसी टावर पे या किसी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो करके एक किसी बॉडी को, एक बाल हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको एक आप किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ यहाँ हॉरिजॉन्टली छोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टली जहाँ से सीधा ऐसे फेंकते हैं सामने, तो वो प्रोजेक्टाइल जो है तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी टावर के ऊपर खड़े होकर के किसी एक बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी अगर आप छोड़ते हैं तो दैट प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नंबर टू होता है ओब्लिक। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जब एक बॉडी को ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाते हुए ऐसे छोड़ा जाता है, ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए, ये ग्राउंड था, ये था ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल, और यहां से एक थीटा एंगल बनाते हुए हवा में इस तरफ छोड़ा जाता है, तो इन दैट केस द बॉडी इज सेड टू बी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। कि एक बॉडी को जब किसी एक एंगल लगाते हुए नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है तो दैट प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब हम किसी बिल्डिंग या किसी टावर के ऊपर एक जो हम खड़े होकर के उस बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी छोड़ रहे हैं, तो उस समय उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, अब एक चीज और हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट से आती है पढ़ने के लिए, प्रिंसिपल है एक, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। तो इसको किसी बुक्स में आपको यहां फिजिकल इंडिपेंडेंस भी दिखेगा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन, हम भी लिख लेते हैं। चलो, फिजिकल इंडिपेंडेंस। अब क्या होता है, बात ये होती है कि हमने पढ़ा था एक इसके पीछे लेक्चर में, पीछे वाली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था मोशन इन ए प्लेन। उस समय हमने कहा था कि उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मोशन इन अ टू डायमेंशन इज कॉल्ड एज ए मोशन इन ए प्लेन। अब जो हॉरिजॉन्टल का जो हमारा इसका प्रोजेक्टाइल का मोशन है दैट इज आल्सो टू डायमेंशनल मोशन, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन है। अब इसमें दो डायमेंशन कौन कौन सी हैं? एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। अब मोशन जब इसका जो दो डायमेंशन का है तो इसको हम दो पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होगा वर्टिकल मोशन। एक इसका कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक इसका वर्टिकल मोशन। अब ये दो मोशन जो होते हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट जो टेक प्लेस करते हैं। These two types of motions take place independently of each other and this is called as the principle of physical independence of the motions। कि एक प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है वो होता है दो डायमेंशन का, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये दोनों टाइप्स के मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट टेक प्लेस करते हैं, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशंस।
ये बात मतलब है बिल्कुल सिंपल सी बात है, खाली दिमाग में बैठनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एक अगर हमने जैसे एक प्रोजेक्टर को ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी u जो है, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं जो कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। और वो जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और इन दोनों में क्या होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें चेंज हो जाएगी। उसमें चेंज क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्टाइल अंडर द इफेक्ट ऑफ जो ग्रेविटी चल रहा है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जो होती है उसके कारण इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी चेंज होती हुई जाएगी, या तो घटेगी या बढ़ेगी। अगर ऐसे आ रहा है तो बढ़ती जाएगी, अगर ऊपर जा रहा है तो घटती जाएगी। लेकिन जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी उसकी वो बिल्कुल सेम रहेगी। वो इसकी जो सेम क्यों रहनी है, वो इसलिए सेम रहेगी क्योंकि हमने ये मान करके चले हैं कि एक जो प्रोजेक्टाइल है उसको हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ छोड़ा है। उसके बाद नंबर 2 ये भी हमने माना है कि हवा का रेजिस्टेंस कोई इसको है नहीं, अब और तो कोई चीज़ उसको खींचने वाली भी नहीं है कि, और उसके बाद यहाँ से पुश करने वाली भी कोई और चीज़ उसके बीच नहीं है, क्योंकि हमने कोई उसके बीच में फ्यूल नहीं भर रखा है। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका वो होगा कौन सा, इट विल बी अ मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी के साथ आप छोड़ेंगे उतनी ही वेलोसिटी ही रहनी है, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा मोशन होगा जिसमें कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये हमने 2 पार्ट किए थे शायद उसमें, एक हमने किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब काम आएंगे इसमें वो दोनों चीज़ें। तो इसलिए 2 तरह का मोशन इसमें होगा और दोनों तरह का मोशन एक दूसरे के फिजिकली इंडिपेंडेंट होगा, और इसको प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशंस कहते हैं। अब हम करते हैं 2 टाइप इसके हैं, 2 हमने किए। एक किया हमने कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक होता है कौन सा, ओब्लिक। अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। आज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है, इट्स अ प्रोजेक्टाइल व्हेन अ बॉडी तो इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है व्हेन अ बॉडी इज projected in the atmosphere with an initial velocity horizontally, it is called as horizontal projectile। हम मान करके चलते हैं let, ये मान लिया हमने, let us consider this is a ground, O B मानो इसको, हमने B को माना भी आपको बताऊंगा। O B एक हमारा है ग्राउंड, O से लेकर A तक ये एक कोई टावर है, इस मोबाइल का टावर हो सकता है और कोई टावर हो सकता है, या कोई ऐसी बिल्डिंग हो सकती है या पहाड़ हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और यहाँ से उसने क्या किया है, एक बॉडी को विद इनिशियल वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने छोड़ा है। तो उसने यहाँ से इधर एक वेलोसिटी u के साथ एक बॉल या एक कोई भी चीज जो है उसको उसने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है, फेंक दिया है। और ये ए पर ये जो खड़ा है तो इसकी हाइट जो है ओ से लेकर इसको मान लिया जाए एच है। अब यहां से इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ उसको हवा में छोड़ दिया। तो होना तो ये चाहिए कि यहां से छोड़ा तो सीधी चली जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी जाती नहीं क्योंकि उस पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। और जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होने के कारण क्या होता है कि वो जो ये बॉडी जो है वो बॉडी यहाँ इधर जाने के बजाय वो ऐसे होता है तो यहाँ आकर के ऐसे जमीन पे गिर जाती है। एंड लेट बी बी द पॉइंट एट विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब फिर क्या करेंगे, अब ये बॉडी जो है तो ये जो 2 तरह के इफेक्ट इस पे होते हैं मोशन के। एक तो क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली छोड़ा था, एक तो वो होगा इफेक्ट इस पे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड ड्यू टू द वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस
ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी दैट इज जी, उसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ी, नीचे इसकी तरफ आ गई। तो ये दो तरह के इफेक्ट इसके ऊपर होंगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है तो दो तरह का इसका जो हम मोशन जो है तो वो स्टडी करेंगे। अब मान लिया कि हमने किसी एक टाइम टी के बाद ये बॉडी कहाँ थी, तो इधर पहुंच गई थी जी, इसका नाम हम दे देते हैं पी। हमने मान लिया कि आफ्टर ए टाइम टी द बॉडी वाज एट पी, और ये पी पॉइंट जो था ये कहाँ था, यहाँ से इधर था एक्स दूरी पर, इसके ये मैं लगा देता हूँ, ये एक्स दूरी है, और यहाँ से इस पॉइंट पी की जो है यहाँ से ऊपर हॉरिजॉन्टल जहाँ से छोड़ा गया था यहाँ से वाई की दूरी पर है, और यहाँ पर वो पहुंचा टी टाइम के बाद। इतनी सी बात मान करके चलते हैं। अब हम करते हैं इसका दो तरह का जो हमारे मतलब जो मोशन करना है। पहले करते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में इसका मोशन कैसा होगा। आप जानते हैं कि अगर जो हमने पहले assumption ली थी कि there is no effect due to the resistance of the air, there is no effect due to friction of the air। अगर हम friction of the air जो है तो उसको हम छोड़ दें, हम माने कि कोई friction उस पर नहीं हो रही है, तो इसकी velocity चेंज नहीं होगी, इसकी velocity बिल्कुल सेम रहेगी along the horizontal direction। तो इसलिए हम मानेंगे इसको कि आप जो है तो इनिशियल वेलोसिटी along horizontal किसके बराबर हो जाएगी जी, ux इज इक्वल टू किसके बराबर है, u के साथ है, जो उसको हमने u के साथ छोड़ा था इधर, और जो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल किसके बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल a नहीं हो सकती है, वाई ए तो होगी वर्टिकल तरफ की कि जो जमीन अपने तरफ खींच रही है, दैट इज वाई। लेकिन हॉरिजॉन्टली उसकी एक्सेलरेशन नहीं है। हमने माना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो हॉरिजॉन्टली वो बॉडी वो प्रोजेक्टाइल जा रहा है, दैट इज ax इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P इज गिवन बाय along horizontal or along the x axis the position of the projectile at any time t is given by, आप जानते हैं s is equal to ut plus 1/2 at square होता है जी, is equal to u होता है along the x axis। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी u, और t आ गया टाइम, और s क्या हो गया इधर x हो गया। हमने क्योंकि x डायरेक्शन में लेकर के चले हैं, ये x यहाँ से यहाँ तक x है इसकी, तो ये आ गया प्लस 1/2। a कितना है, एक्सेलरेशन कितनी है, इधर है 0 और इंटू टी स्क्वायर, ये पूरी 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू u इंटू टी। अब यहाँ से t निकालें तो कितना आ गया, x डिवाइडेड बाई u। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना, ये हमें चाहिए, इसको जिंदा रखना पड़ेगा। अब हम करते हैं कि व्हाट इज द मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। अब अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की बात हम करते हैं, तो मोशन अलोंग वर्टिकल, मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा कर लेता हूँ, मोशन अलोंग वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या करेंगे, वर्टिकल में आप मुझे बताइए कि वर्टिकल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कितनी होएगी जी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इट कैन नॉट बी u, बिकॉज वाई, बिकॉज जो वर्टिकली जब वो जा रही थी तो वर्टिकली हमने कोई उसको बिल्कुल कोई वेलोसिटी नहीं लगाई थी, हमने हॉरिजॉन्टली लगाई थी। तो वर्टिकली वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस इट इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, वो उसकी उस uy थी 0, और एक्सेलरेशन कितनी थी अलोंग वर्टिकल, इट्स एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इधर, हाँ जी, तो अलोंग वर्टिकल इसकी ay कितनी हो जाएगी, ay g के बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम ये मान करके चले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी ही है। तो हम जानते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। सो द
position of the projectile at time t after a time t is given by s is equal to ut plus 1 by 2 at square। इस फार्मूले के मुताबिक y किसके बराबर हो जाएगा, y यहाँ से यहाँ तक है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, u आ गया ux इनिशियल इसकी जो है इनिशियल राशि 0 इंटू टी प्लस 1 बाई 2 इंटू ए आ गया g और t की स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। तो y इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू जी टी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू जी इंटू टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लगाइए क्या है एक्स बाई यू, एक्स डिवाइडेड बाई यू की पावर 2, तो ये आ गया 1 बाई 2 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू की स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये अपने जी डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल होता है व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, वो क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ को वो फॉलो करता है, पैराबोला की तरह वो रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेता है। ये आगे दोनों की इनकी जो है जगह की जो पोजीशन टाइम जो पोजीशन इसकी कितनी होगी आफ्टर ए टाइम टी फ्रॉम द पॉइंट इट वाज प्रोजेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद एक्स इसका कंपोनेंट किसके बराबर होगा और वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा, एक्स इसके बराबर हो जाएगा यूटी के और वाई हो गया के एक्स स्क्वायर के। अब इसमें आपको तीन चीजें तकरीबन पूछी जाती हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है उसमें ऐसा कम नहीं आता है कि सीधा सीधा ऐसा पूछ दिया जाए, अदरवाइज क्या होगा, एक डेफिनेशन पूछी जाती है साथ में उसके तीन चीजें, उनमें से एक दो चीज पूछी जाती है। एक नंबर आता है, सबसे पहले आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज होती है, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन टू द टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि उसने जितना टाइम लिया उस ए से लेकर बी तक पहुंचने तक, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर यहाँ से ये h दूरी है ओ से लेकर ए तक की, अगर दूरी है h और यहाँ तो हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर होता है। तो अब इनिशियल राशि कितनी थी नीचे की तरफ, u कितना था 0 और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर था, इसका g के बराबर, तो s किसके बराबर निकलेगा, s कितना हो गया हमारा इसकी दूरी, अब यहां से दूरी यहां से यहां तक कितनी है h है, तो यहां पर s हो गया किसके बराबर, h के बराबर। तो यहां पर लगा दो जरा, h किसके बराबर आ गया, u तो था 0 क्योंकि नीचे की तरफ जो हमारा 0 उसकी इनिशियल राशि थी, ये आ गया 0 जरबे t प्लस 1 बाई 2, एक्सेलरेशन हो गया हमारा g और t की पावर 2। तो इसलिए यहां से अब एक बात छूट गई कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको लिखा जाता है कैपिटल T के साथ, इसको कैपिटल T के साथ लिखते हैं, और यहां पर T किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल T के साथ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T, यहां भी लिख देंगे कैपिटल T। तो h इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, ये आ गया 1 बाई 2 जी इंटू टी की पावर 2। अब यहां से टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा तो 2h डिवाइडेड बाई जी, एंड t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। बस ये आ गई आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे बड़े अच्छे से दिमाग में रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। अब नेक्स्ट चीज आपको जो ऑलमोस्ट पर एग्जाम में भी आती है, पूछी भी जाती है, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, इट इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। वो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसको लिखते हैं हम r के साथ, हॉरिजॉन्टल रेंज
हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लिखते हैं आर के साथ। और हॉरिजॉन्टल रेंज होता किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल रेंज ये तो डिस्टेंस है, और आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी जब टाइम होता है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मालूम है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टली किसकी बराबर है? हमारी थी u के बराबर, और टाइम ऑफ फ्लाइट था t इज इक्वल टू u इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी? अभी हमने निकाली थी √2h डिवाइडेड बाई g। तो ये आ गया आपका क्या कि हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होता है। अब नेक्स्ट एक आती है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट में इसकी जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर किया था, और वेलोसिटी हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने मान लिया कि लेट एनी इंस्टेंट t द प्रोजेक्टाइल वाज एट पॉइंट p एंड नाउ द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल हैव टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। हमने मान लिया यहाँ पर जब पहुंची है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए, और ये आ गया v, इसका कंपोनेंट हमने मान लिया ये, और ये जो v कंपोनेंट ये है ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा का, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब हमने मान लिया इसके हमारे पास आगे कितने मतलब दो कंपोनेंट्स आगे, एक आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और वर्टिकल कंपोनेंट इधर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया Vx, और ये बराबर आ गया u के बराबर, क्योंकि हमने माना है कि हॉरिजॉन्टली उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सेम वेलोसिटी रहती है। एंड व्हाट वुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये आ जाएगा Vy, और Vy किसके बराबर होगा? Vy इजिकल टू v इजिकल टू u प्लस at होता है, और Vy इजिकल टू uy प्लस a इंटू टी, और a जहाँ पर हमारे पास g है तो ये आ जाएगा Vy इजिकल टू u प्लस at। यहाँ पर किसी एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था, सर आपने जो Vy जब लिया है तो उस समय तो v इजिकल टू u प्लस at लिख रहे हैं, तो ऊपर आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो वहाँ उसका जवाब बेटा ये है कि Vx इजिकल टू u हमने इसलिए लिखा है कि जो इस तरफ u प्लस at है तो एक्सेलरेशन तो उधर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर u ही आया था, v इजिकल टू u प्लस at था, इसलिए सिर्फ u आया, क्योंकि at तो 0 बन गया हमारा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जो Vy जो है इसमें ये चीज 0 है, वो इसलिए क्योंकि वर्टिकली जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और प्लस g इंटू टी आ जाएगा। तो ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एट p इज गिवन बाय, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी आ गया और हमारे पास वर्टिकल भी आ गया, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है तो वो किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने लिखा था Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट Vx का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? u का स्क्वायर, और प्लस Vy का स्क्वायर आ गया gt का स्क्वायर। बस इसी चीज को लिख लीजिए थोड़ा सा, इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड आ गया इसका, किसका? कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब इसकी एंगल की बात करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इसने एंगल थीटा बना रहा था, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन tan बीटा किसके बराबर आता था? शायद उधर भी हमने लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है Vy बटे Vx, Vy डिवाइडेड बाय Vx, ये आएगा परपेंडिकुलर बटे बेस होता है ना, अच्छी बात है। अब हमारे पास Vy किसके बराबर है? Vy हमारे पास gt के बराबर है, इज इक्वल टू gt डिवाइडेड बाय Vx इज इक्वल टू u के बराबर, ठीक है जी। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt डिवाइडेड बाय u।
And so, my dear students, these are all the things which you have to calculate or you have to find out in case of the horizontal projectile. अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम बात करेंगे व्हाट वुड हैपन व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर ये तो था कि हमने अगर एक प्रोजेक्टाइल को एक हमने बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो करके हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, उस समय की कंडीशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में तो हम ये बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम ग्राउंड पर ही खड़े होकर के इस हमारे ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाते हुए उस बॉडी को हम हवा की तरफ प्रोजेक्ट करें, ऐसे तो क्या होगा। तो ये हम आपके साथ जो हमारा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है उसको जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर कहीं भी दिक्कत इस आज की क्लास में आए तो आप इस वीडियो को 2-3 बार चला करके देखिए। मुझे आशा है आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। उसके बाद भी कहीं दिमाग में कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके डालिए, हम इसको जो है दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।